Okay, let we start our next lecture, that is ट्रांसमिशन सिस्टम। तो जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी बताया था कि ट्रांसमिशन सिस्टम मीन्स द सिस्टम विच इज यूज टू ट्रांसमिट द इंजन पावर टू द वेरियस सेक्शन। मीन्स ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब हो गया कि हमें इंजन पावर को, जो इंजन जो पावर है उसको कैसे मीन्स रियर व्हील तक पहुंचाना है। तो मीन्स इंजन पावर को रियर व्हील पर ट्रांसमिट करने के लिए हम डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वन इज द फ्लाई व्हील, देन क्लच, देन गियर बॉक्स, देन प्रोपेलर शाफ्ट, देन यूनिवर्सल जॉइंट्स एंड डिफरेंशियल। ओके, तो मीन्स आपको एक वीडियो भी दिखाया था मैंने लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर कि मीन्स हाउ ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस। तो उसमें आपने देखा था कि कैसे इंजन की जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है पिस्टन सिलेंडर की, वो कैसे रोटरी मोशन में कन्वर्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ क्रैंकशाफ्ट। देन दिस रोटरी मोशन इज ट्रांसमिटेड टू द फ्लाई व्हील ऑफ द इंजन, और देन बाय एंगेजिंग द क्लच प्लेट, फिर हम क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील से एंगेज कराकर पावर को क्लच शाफ्ट पर ट्रांसमिट करते हैं। फिर उस पावर को हम गियर बॉक्स पर ट्रांसमिट करते हैं। फिर गियर बॉक्स के बाद हम उसको प्रोपेलर शाफ्ट की हेल्प से डिफरेंशियल पर ट्रांसमिट करते हैं, और फिर डिफरेंशियल उस पावर को कहाँ ट्रांसमिट कर रहा है, टू द व्हील्स। ओके, तो द इंजन एम्प्लॉयड इन ऑटोमोबाइल्स आर ऑफ वेरी हाई स्पीड, मीन्स बहुत ज़्यादा स्पीड्स पर चलते हैं, 100 की स्पीड पर, 120 की स्पीड पर। तो ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा ही 100 की स्पीड पर चलेंगे। तो हमें हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन रोड सरफेस मीन्स स्पीड को कम भी करना होगा या फिर स्पीड को ज़्यादा भी करना होगा। हैंस ए स्पीड रिडक्शन इज नेसेसरी टू रिड्यूस द स्पीड टू मॉडरेट लेवल एज वेल एज टू गेट द रिक्वायर्ड हाई टॉर्क व्हाइल मूविंग फ्रॉम रेस्ट। For this purpose, a gearbox is employed in automobiles. Means gearbox is also a part of the transmission system। और मैंने आपको बताया था कि गियरबॉक्स की हेल्प से हम डिफरेंट या डिजायर्ड गियर रेशो या टॉर्क रेशो जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिएगा कि आपको स्पीड स्लो रखना है, तो मीन्स आप फर्स्ट गियर में भी ड्राइव कर सकते हैं, सेकंड गियर में भी ड्राइव कर सकते हैं। और आपको अगर हाई स्पीड पर जाना है तो फर्स्ट गियर से आप सेकंड गियर पर जाओगे, सेकंड से थर्ड, फोर्थ एंड टॉप गियर पर जाओगे। जब आपको लगना है कि स्पीड को रिड्यूस करना है, ठीक है, मीन्स तो आप टॉप गियर से फोर्थ पर आओगे, थर्ड पर आओगे, सेकंड पर आओगे और फर्स्ट पर आओगे। तो मीन्स गियर बॉक्स इज ए वेरी necessary or important part of a transmission system. Next is the motion of the crankshaft is transmitted to the gearbox through the clutch। Means जो इंजन पावर है वो क्रैंकशाफ्ट की हेल्प से हम गियरबॉक्स को देते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लच। तो मीन्स क्लच आर ऑल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन सिस्टम। क्यों? क्योंकि अगर क्लच प्लेट फ्लाई व्हील के साथ एंगेज है तो मीन्स क्या होगी कि गियरबॉक्स को पावर ट्रांसमिट होगी। अगर क्लच प्लेट डिसएंगेज है तो वी कैन नॉट ट्रांसमिट द इंजन पावर टू द गियर बॉक्स। हम इंजन पावर को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि जनरली जब आइडल कंडीशन होता है तो मीन्स जो क्लच प्लेट है इट इज ऑलवेज मैश या एंगेज विद द फ्लाई व्हील, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम पैडल को प्रेस करते हैं या लीवर को प्रेस करते हैं बाइक के अंदर या कार्स के अंदर, तो हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जैसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स क्या होता है कि जो क्लच प्लेट है वो डिसएंगेज हो जाती है और हमारा इंजन है वो फ्री हो जाएगा। मीन्स इंजन पावर कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फर्दर, हम आगे पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, आपने ये भी देखा होगा कि जब हम रिलीज करते हैं, जैसे कि मान के चलिएगा कि पैडल हमने प्रेस किया हुआ है और तो अब बाद में हमें उसे एंगेज करना है, तो अगर आप एकदम से झटके से अगर उसको रिलीज कर दोगे तो जो क्लच प्लेट है वो क्या आएगी, एकदम से सडनली फ्लाई व्हील के साथ जुड़ जाएगी, मीन्स कांटेक्ट बना लेगी। जिससे क्या होगा कि जो इंजन है उसके ऊपर लोड पड़ता है या फिर हो सकता है कि एक जर्क या एक थ्रस्ट, एक झटका टाइप आपको लगेगा, ठीक है, क्योंकि एकदम से वहाँ पर आपके पास फ्रिक्शन बनता है बिटवीन द फ्लाई व्हील एंड द
प्लेट के अंदर। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो क्लच प्लेट है उसको स्लोली रिलीज करते हैं ताकि धीरे धीरे कांटेक्ट उनका बने। जैसे कि आप अपने दोनों हाथों को अपने सामने कीजिए, ठीक है, दोनों हाथों को सामने करेंगे तो सपोज कीजिए कि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपका मीन्स फ्लाईव्हील है जो कि बैक साइड में इंजन के हिसाब से कनेक्ट है, और आपका राइट है वो आपका क्लच प्लेट है। अब देखिएगा कि जो फ्लाईव्हील है वो तो आपके पास एक पॉइंट पर, एक एक्सिस पर इंजन के साथ साथ कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी क्लच प्लेट है, जो राइट हैंड को आप क्लच प्लेट मान रहे हैं, वो आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगी। तो आप उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कीजिए। लेकिन अब देखिएगा एकदम से आप उसको जब अटैच करेंगे, एंगेज करेंगे, तो इंजन के ऊपर लोड पड़ेगा, या हो सकता है कि आपकी जो क्लच प्लेट है वो आपकी टूट भी सकती है। मीन्स इंजन जो क्लच प्लेट है उसका वियर भी ज़्यादा होता है। तो मीन्स हम धीरे धीरे, जब आप दोनों हाथों के बीच में गैप बनाओ और अब देखो राइट हैंड है उसको स्लोली आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड की तरफ लेकर आओ, तो मैं धीरे धीरे अपने पास क्या होगा, कांटेक्ट बनेगा। तो धीरे धीरे जो फ्लाईव्हील की पावर है क्लच को मिलेगी, और जब दोनों के बीच में धीरे धीरे इंटीमेट कांटेक्ट हो जाएगा, बहुत ही क्लोज कांटेक्ट हो जाएगा, मीन्स दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, तो मीन्स जो दोनों एक साथ अपने पास क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। इंजन की जो पावर होगी वो कंप्लीटली ट्रांसमिट हो जाएगी टू द क्लच शाफ्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज the power is transmitted to the differential unit through another universal joint finally means आगे गियरबॉक्स होगा, गियरबॉक्स के बाद मीन्स जो पावर है वो डिफरेंशियल को हम ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट और द प्रोपेलर शाफ्ट अपने पास। तो मीन्स आप इस फिगर के अंदर भी देख सकते हैं, मीन्स यहाँ पर अपने पास इंजन है, मीन्स इंजन पावर है, ये अपने पास यहाँ पर फ्लाईव्हील लगा होता है जो कि सोने किया हुआ है, और उसके बाद ये क्लच प्लेट होती है, ये दोनों एंगेज होंगी तो इंजन की जो पावर है वो कहाँ जाएगी, क्लच प्लेट को। ये क्लच प्लेट अपने पास पावर कहाँ देगा, अपने पास गियर बॉक्स को, और गियर बॉक्स से पावर कहाँ जाएगी, टू द डिफरेंशियल विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट होती है, ठीक है। तो ये प्रोपेलर शाफ्ट के इस एंड पर भी यूनिवर्सल जॉइंट लगा होता है और यहाँ पर भी यूनिवर्सल जॉइंट लगा होता है। क्लियर। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू क्लच। अब हम जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें जो पहला जो अपना पॉइंट है दैट इज द क्लचेस। तो मीन्स द डेफिनेशन ऑफ द क्लचेस मीन्स इन ए ऑटोमोबाइल क्लच इज यूज टू एंगेज और डिसएंगेज द इंजन पावर। मीन्स इंजन पावर को एंगेज या डिसएंगेज करने के लिए हम क्लच प्लेट का यूज करते हैं बाय प्रेसिंग और रिलीजिंग द पैडल और लीवर, ठीक है। मीन्स इंजन पावर को फर्दर मीन्स व्हील्स को ट्रांसमिट करने के लिए आपको क्लच प्लेट को एंगेज पोजीशन में रखना होगा, तभी पावर ट्रांसमिट हो पाएगी। अगर क्लच प्लेट आपकी डिसएंगेज है मीन्स आपकी पावर ट्रांसमिट नहीं होगी अपने पास। तो मीन्स ए क्लच इज ए मैकेनिज्म यूज्ड टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट द इंजन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन एलिमेंट एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन द इंजन एंड द गियरबॉक्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ड्यूरिंग नॉर्मल रनिंग एंड स्टेशनरी पोजीशन इट इज ऑलवेज इन द एंगेज कंडीशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हमेशा क्या होगी, एंगेज पोजीशन पर होगी। द क्लच इज डिसएंगेज व्हेन द ड्राइवर प्रोसेसेस द क्लच पेडल, मींस क्लच पेडल को प्रेस करेगा। द क्लच इज डिसएंगेज फॉर स्टार्टिंग, चेंजिंग गियर्स या स्टॉपिंग और आइडलिंग, ठीक है। तो मीन्स when the clutch is engaged the engine will be connected to the transmission and power flows from engine to rear wheels through a transmission system। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पूरा मैकेनिज्म। तो मीन्स एक बार दिस इज ए एग्जांपल ऑफ क्लच। तो नेक्स्ट इज अवर मीन्स आगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लच की स्टडी भी करेंगे। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ फ्रिक्शन क्लच, मीन्स फ्रिक्शन क्लच किस तरह से वर्क करती हैं। तो इस फिगर में देखिएगा, सपोज दिस इज शाफ्ट ए एंड दिस इज शाफ्ट बी। तो इस शाफ्ट पर सी दैट इज द फ्लाईव्हील एंड डी इज द क्लच प्लेट, ओके। तो दिस शाफ्ट ए इज कनेक्टेड टू द इंजन, यहाँ पर इंजन होगा, इस इंजन से एक शाफ्ट कनेक्ट होगी, इस शाफ्ट के आउटपुट पर क्या कनेक्ट है अपने पास, फ्लाईव्हील, ओके। ये क्लच की शाफ्ट है, ये क्लच की शाफ्ट फर्दर कहाँ पर कनेक्ट होगी अपने पास, टू द गियर बॉक्स शाफ्ट, ओके, जैसे आपने ट्रांसमिशन में भी देखा होगा। तो इन दिस कंडीशन द सी इज द फ्लाईव्हील एंड डी इज द क्लच प्लेट। इन दिस कंडीशन बोथ आर इन डिसएंगेज पोजीशन, इनके बीच में गैप है। इसका मतलब है कि सी आपके पास मीन्स रन कर रहा है, बट लेकिन सी अपनी पावर को डी को ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है।
तो हम क्या करते हैं, जब इनके बीच में कॉन्टैक्ट बना देते हैं, इनको एंगेज कर देते हैं, मैश कर देते हैं, तो मीन्स क्या जाएगा COD, मीन्स D भी C के साथ साथ रोटेट करने लगेगा। इट मीन्स कि अगर COD के बीच में कोई किसी भी तरह की स्लिपिंग हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि COD के RPM अलग अलग होंगे। और ये श्योर है कि अब अगर स्लिपिंग हो रहा है तो D के RPM है वो C से कम होंगे, क्योंकि C तो इंजन से कनेक्टेड, जो इंजन पावर देगा वही C के पास आएगी। लेकिन स्लिपिंग की वजह से सम एनर्जी इज लॉस्ट, इसकी वजह से D के RPM कम होंगे, तो पीछे अपने पास क्या होगा, पावर भी कम ट्रांसमिट होगी। तो टू मेक ए इंटीमेट कॉन्टैक्ट या टू अवॉइड स्लिपिंग हम क्या करते हैं, जो क्लच प्लेट है या फिर जो फ्लाईव्हील का जो लाइन सरफेस है वहाँ पर कुछ एक लाइनिंग मेटेरियल हम यूज़ करते हैं ताकि इन दोनों के बीच में ग्रिप अच्छी हो, मीन्स मिनिमम स्लिपिंग हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर को हम ट्रांसमिट कर सकें। तो अब आपको मैं ओके, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि क्लच आर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन, जैसे कि आप पहले पढ़ भी चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन इज़ द फंक्शन ऑफ ए क्लच, कि क्लच का काम क्या होता है। तो फर्स्ट वन इज टू एंगेज एंड डिसएंगेज द ट्रांसमिशन फ्रॉम इंजन टू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रांसमिशन, जैसे कि स्टार्टिंग एंड रनिंग द इंजन एट ए सफिशिएंटली हाई स्पीड टू जनरेट सफिशिएंट पावर नेसेसरी फॉर मूविंग द व्हीकल फ्रॉम रेस्ट, शिफ्टिंग द गियर सो दैट डैमेज टू गियर टीथ कैन बी अवॉइडेड। मीन्स जब गियर को आप शिफ्ट करोगे तो मीन्स उसको डिसएंगेज या एंगेज करने के लिए आपके पास वहाँ पर पावर को डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टॉपिंग द व्हीकल्स आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, मीन्स व्हीकल को स्टॉप करना है। जैसे कि आपने सपोज कीजिए कि क्लच पेडल को ब्रेक लगा दिए हैं, तो उस टाइम इंजन तो अपने पास रन करता रहेगा, बट लेकिन आप क्लच पेडल को प्रेस करोगे जिससे क्या है कि आगे की आपकी पावर मीन्स कट हो जाएगी और आगे जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर कोई किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा कि हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक के साथ अगर क्लच पेडल भी आपने प्रेस किया हुआ है तो आप व्हीकल को स्टॉप कर सकते हो। नेक्स्ट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ द क्लच इज टू अलाउ द इंजन टू टेक अप द ड्राइविंग लोड ऑफ द व्हीकल ग्रेजुअली एंड विदाउट शॉक, मीन्स वाइब्रेशंस या शॉक वाइब्रेशंस है उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट वन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्लच, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में भी दिखाया था कि एक क्लच प्लेट के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज द इट शुड बी एबल टू ट्रांसमिट द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ द इंजन, मीन्स जो इंजन जो टॉर्क दे रहा है, जो आपको पावर दे रहा है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इट शुड बी ट्रांसमिटेड, मीन्स इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रांसमिट करना है। ओके, तो नेक्स्ट इज इट शुड एंगेज ग्रेजुअली टू अवॉइड सडन जर्क, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको हमें ग्रेजुअली एंगेज कराना है, ऐसा नहीं कि एकदम झटके से हमने प्रेस लीवर को रिलीज कर दिया, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर जर्क जनरेट होंगे, थर्मल स्ट्रेसेस ज़्यादा होंगी, जिससे आपकी हो सकता है कि क्लच प्लेट आपकी टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है। तो आपको क्लच प्लेट को जब भी एंगेज कराना है तो ग्रेजुअली कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी एबल टू डिसिपेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ड्यूरिंग क्लच ऑपरेशन, जैसे कि आपको भी बताया कि प्रिंसिपल के अंदर कि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। तो आप लोग जानते ही हैं कि ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज जनरेटेड, तो मीन्स जो हीट वहाँ पर जनरेट हो रही है तो क्लच का मेटेरियल इस तरह से होना चाहिए कि वो इस हीट को एब्जॉर्ब कर सके और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के अंदर उसको वो डिसिपेट कर सके। ओके, नेक्स्ट वन इज इट शुड बी डायनेमिकली बैलेंस्ड, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ हाई स्पीड इंजन क्लचेज, मीन्स ऐसा नहीं है कि एट द हाई स्पीड जो आपकी क्लच प्लेट है वो फ्लक्चुएट कर रही है, ये डायनेमिकली बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपरली एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करनी चाहिए। It should have a suitable mechanism to damp vibration and to eliminate noise produced during power transmission. Means damp vibrations means during जब पावर ट्रांसमिट होगी तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ अपने पास वाइब्रेशंस वगैरह जनरेट हो, तो मीन्स उसके जो क्लच प्लेट है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि ये वाइब्रेशंस को डैम्पिंग आउट कर सके। और आपको पता होना चाहिए कि कास्ट आयरन, तो जनरली जो क्लच प्लेट होती हैं वो कास्ट आयरन मेटल की हम यूज़ करते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वाइब्रेशंस को डैम्पिंग आउट कर देता है। यही रीज़न है कि हर मशीन, जैसे कि आपने वर्कशॉप में भी आपने देखा होगा, हर मशीन का जो बेस है वो कास्ट आयरन का ही बना होता है। इट शुड हैव ए सूटेबल मैकेनिज्म, हो गया है तो इट शुड बी ए स्मॉल एज पॉसिबल सो दैट इट विल ऑक्यूपाई मिनिमम स्पेस, मीन्स इसका साइज़ कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जितना साइज़ कम होगा उतना ही फ्रिक्शन अपने पास कम होगा। तो इट शुड बी इजी टू ऑपरेट, रिक्वायरिंग एज डिटेल एक्सर्टेंशन एज पॉसिबल ऑन द पार्ट ऑफ द
ड्राइवर मीन्स इजीली ऑपरेटेबल होना चाहिए. इट शुड बी मेड एज लाइट एज पॉसिबल सो दैट इट विल कंटिन्यू टू रोटेट फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम आफ्टर द क्लच हैज़ बीन डिसएंगेज. इट मस्ट बी ट्रबल फ्री एंड हैव लॉन्गर लाइफ. ट्रबल फ्री मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी आपको क्लच प्लेट को मीन्स मेंटेनेंस करना पड़ रहा है तो पता लग रहा है कि उसको मीन्स खोलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है या उसका रिपेयरिंग में भी काफ़ी अपने पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं. और इसकी जो लाइफ है वो भी लॉन्ग होनी चाहिए. और इट मस्ट बी ईजी टू इंसेट एडजस्ट एंड रिपेयर. ओके, तो थैंक्स.